हेलो एवरीवन, आर ओ 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। आज हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्नों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो यह हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी याद रखेंगे आप। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। तो भगवान बुद्ध और पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बीच लगभग 1000 वर्ष का अंतर था। मक्का कहाँ है? यह है मक्का कहाँ है? यह है सऊदी अरब में। यह वही स्थल है जहाँ पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो वह किया था अरबों ने। ऋग्वेद में भरत कबीले के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन परंपरानुसार यह भी कहा जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वान ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत बताते हैं, जबकि ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। उन्होंने सिंधु नदी को अपने अपनी भाषा में बोलकर प्रयोग किया, जिससे इसका अपभ्रंश होता गया। और अरबों ने भारत की जनता के संदर्भ में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो यह हुई है 711 ईस्वी में हुई है, क्योंकि 11 नहीं दिया है तो 712 हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था और यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सिंध के राजा थे उस समय दाहिर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमणकारी था ये। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो वह थे अरब। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई कब हुई है? तो वह हुई है 712 या 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम था, तो यह था एक अरब आक्रमणकारी। अरब चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो यह थी अरोड़। चचनामा में ही दिया गया है यह कि सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। इनमें से गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो वह था अल्पतकीन। अल्पतकीन के द्वारा गजनी राजवंश की स्थापना की गई थी। गजनी में साम्राज्य स्थापित किया गया था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो पहला सही है कथन। उसने 17 बार आक्रमण तो किया, लेकिन वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत से धन लूटना चाहता था। उसने धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो ए सही है, आर गलत है। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो यह था विद्याधर। विद्याधर चंदेल शासक था।
जो कि धांगदेव का पुत्र था, विद्याधर, और उस समय का काफ़ी शक्तिशाली राजा था। इसने महमूद गजनवी और उसका सामना हुआ, लेकिन इसमें विद्याधर डटा रहा और यह युद्ध निर्णायक नहीं हुआ और महमूद गजनवी को अपनी सेना लेकर लौटना पड़ा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो वह किया था विद्याधर ने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वह था उत्बी। उत्बी ने तारीख उल यामिनी लिखी है। तारीख उल यामिनी, यानी कि यामिनी वंश, जो कि महमूद गजनवी का वंश है, उस पर यह किताब लिखी है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? यह प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, इसका लेखक था फिरदौसी। जबकि फरिश्ता के द्वारा गुलशन-ए-इब्राहिमी लिखी गई। शाहनामा का लेखक कौन था? तो यह था फिरदौसी। प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो वह था अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी और फिरदौसी और उत्बी भारत आए थे। उत्बी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वह था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में आया था, तो यह आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो इसमें से केवल अल-बरूनी है, जो कि गजनी के साथ आए हैं भारत, महमूद गजनी के साथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये बिल्कुल ही गलत है, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अन्य सभी सही हैं। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? तो यह कराया था भीमराज प्रथम के द्वारा, गुजरात के शासक थे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी रहा है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, सही है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अल-बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है।
ये भी सही है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा कराई गई, तो ये गलत है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे पहले, उनके द्वारा कराई गई। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो वह किए हैं महमूद गजनवी ने। इसने संस्कृत मुद्रालेख वाले चांदी के सिक्के निर्गत कराए हैं। एक तरफ चांदी के सिक्के पर एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा रहता था, दूसरी तरफ अरबी में। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो वह था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस है, लेकिन इसका नाम शिहाबुद्दीन है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो वह किया है मूलराज द्वितीय के द्वारा। गुजरात के शासक हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह किया था चंदावर का युद्ध 1994 में। तराइन के पहले और दूसरे दोनों ही युद्ध यह हुए थे पृथ्वीराज तृतीय के साथ। पृथ्वीराज तृतीय, जिनको राय पिथौरा भी कहा गया है, और वह पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी की चंदावर के युद्ध में पराजित हुए? मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुए हैं राजा जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया है? तो वह हराया है जयचंद को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके द्वारा ही यह हुआ था 1192 में, और इसके द्वारा ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता काबिज हो गई। निम्नलिखित नामों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें व नीचे दिए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। यहाँ पर कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, उसके बाद आएगा चंगेज़ खान, और उसके बाद तैमूर। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 2, 3 और 1, 4, ये वाला बी ऑप्शन सही होगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? अख्ता प्रथा उस समय की एक महत्वपूर्ण प्रथा थी। यह मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में शुरू की गई। तो सबसे पहला अख्ता दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वह था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के काफ़ी सारे गुलाम या दास थे, जिनसे गोरी ने जिनको बड़े बड़े पद दिए थे और बड़े बड़े अभियानों पर भेजा था। तो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी बख्तियार खिलजी ने। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर वहाँ पर जो ज्ञान का भंडार था उसे नष्ट कर दिया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस किया था, तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार का विध्वंस किया था। वहाँ पर उपस्थित लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, जिससे वहाँ पर उपस्थित ज्ञान का भंडार जल गया था। नीचे दो कथन दिए, जिनमें से एक को कथन ये, दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन ये कहता है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और कारण कहता है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि भारत में
उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए तुर्की आक्रमण भारत पर सफल हुआ। इसी के साथ भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। इसी तरह की और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।